बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें एंट्रोपी को डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में एंट्रोपी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस के होने या ना होने से। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इस के बारे में बात करेंगे। जब ये डिस्कस कर लेंगे तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था? यदि हम एक लाइन में बोले, दिस लॉ टेल्स अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको बताता है। चलिए तो हेडिंग डालेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हेडिंग डालने से पहले हम थोड़ा पिछला रिवाइज कराते हैं, याद बना रहे। एंट्रोपी, लास्ट क्लास में एंट्रोपी डिस्कस किए। एंट्रोपी का ये फॉर्मूला Q अपॉन T आप लोगों ने देखा। इसको हम डेल्टा H अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी लिख सकते हैं फॉर स्टेट फंक्शन। आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, फॉर स्टेट फंक्शन। और ये जो हमने एक बड़ी सी इक्वेशन लिखवाई थी, उसमें चेंज इन एंट्रोपी लॉ के टर्म लिखना चाहें 2.303 एंड CV log T2 by T1। इक्वेशन ये देखे थे हम, ये इक्वेशन पढ़े। और ये इक्वेशन और पढ़े थे हम, 2.303 NR log B2 अपॉन B1। ये दो इक्वेशन हमने बोला था आप लोग, ये एंट्रोपी कैलकुलेशन, दो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। कौन सी प्रोसेस में कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ये हमने यहां पर लिखवाया था। अब यहां पर फिर से देख लीजिए, याद बना रहे हैं। देखिए, प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ। प्रोसेस आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल, यदि कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो 0 है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाली इक्वेशन नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि ये टर्म टोटली 0 हो जाएगा। इक्वेशन यूज करेंगे ये, तो ये इक्वेशन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है, ये हमने बताया था आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, तब हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो यहां पर ये टर्म 0 हो जाएगा, तब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। बात करें, ये तीन प्रोसेस तो आपको दिख गए, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक।
बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू 0, ये लिख लेंगे फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बैटिक प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब कोई स्टेट चेंज हो रही हो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, या सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, है ना, तब हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। तो एंट्रोपी को लेके कम से कम आप डरे ना, कम से कम आपको डर नहीं लगना चाहिए। एंट्रोपी क्वेश्चन में कोई तो प्रोसेस होगा, वहां पर क्वेश्चन में कोई प्रोसेस देगा, यदि एंट्रोपी कैलकुलेशन करवाते हैं तो आप इक्वेशन इस प्रोसेस के हिसाब से लगा सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये समझ में आया होगा। ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था, हमने एक बार फिर से किया, क्रिस्टल क्लियर चीजें करते हैं इनके लिए। जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, न्यूमेरिकल छोड़ देंगे, डर लगता रहेगा। बायो वालों के लिए कमजोरी होती है न्यूमेरिकल्स, तो वीकनेस को खत्म कीजिए, वीकनेस ना रहनी चाहिए। सरल सी चीजें हैं, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और जब समझना ही नहीं चाहेंगे तो क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। हेडिंग डालेंगे गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। इस एनर्जी के बारे में कल लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। हमने बोला था, पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूजफुल एनर्जी फॉर ओपन सिस्टम एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी ओपन सिस्टम होते हैं। एनिमल्स मतलब हम लोग एनिमल या फाइलम में आते हैं। तो ओपन सिस्टम की जो यूजफुल एनर्जी है उसको हम गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। हम ओपन सिस्टम है, हमने बोला था ओपन सिस्टम की टोटल एनर्जी को एंथैल्पी बोलते हैं। टोटल एनर्जी एंथैल्पी बोली जाएगी, और जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये एनर्जी यूज हो रही है, तो जो एनर्जी एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो जो बोलने चालने में यूज कर रहे हैं, तो ये गिव्स फ्री एनर्जी है। और जो सिस्टम हमारे इंटरनल बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता, उसको हम क्या बोले थे? एंट्रोपी बोले थे। बात करें इक्वेशन की, तो ये जी यूजफुल एनर्जी है इक्वल ये टोटल एनर्जी है। यदि ओपन सिस्टम की टोटल एनर्जी में से सरवाइव करने वाली एनर्जी को माइनस कर दें तो जो एनर्जी बचेगी यही तो यूजफुल एनर्जी है, इसी को तो हम यूज कर सकते हैं। भाई टोटल सिस्टम की मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसके पास टोटल एनर्जी 1000 किलो कैलोरी है, ये समझाने के लिए है। और सिस्टम को सरवाइव करने के लिए 800 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है, नेसेसरी है। अब इसमें से हम कितनी एनर्जी यूज कर सकते हैं? तो माइनस करेंगे, 200 किलो कैलोरी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं सिस्टम से। तो इतनी एनर्जी जो हम यूज कर सकते हैं यही तो गिव्स फ्री एनर्जी, यही तो गिव्स फ्री एनर्जी है। ये एनर्जी हम अपने वर्किंग करने के लिए यूज करेंगे। क्या हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं? जो 800 किलो कैलोरी, इस एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते हैं। यदि हम इस एनर्जी को यूज करेंगे तो सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, सिस्टम नहीं बचेगा। सिस्टम में रैंडमनेस बनी रहे, डिसऑर्डर बना रहे, इसलिए ये एनर्जी को हम यूज नहीं करते।
हमने इसको बोला था इट इज यूज लेस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वही है। यहाँ पर हम कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को यहाँ पर कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो चेंज की बात करते हैं। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी। ये इक्वेशन आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। समझ में आया होगा इक्वेशन के बारे में? ठीक है, यहां पर इसको हटाते हैं, ये समझाने के लिए था। यहां पर हेयर एच लिखना चाहें, क्या है ये? टोटल एनर्जी ऑफ ओपन सिस्टम। समझ में आ रहा? और इसकी बात करें तो ये टीएस क्या है? इट इज essential disorder energy for survival of the system समझ में आया? ये जो एनर्जी है, ये सिस्टम को सरवाइव करने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम टीएस लिखे यहां पर, एंट्रोपी है। बात करें यहां पर साइन कन्वेंशन की, तो यहीं पर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। डेल्टा जी के साइन की बात करेंगे, डेल्टा जी। यदि डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू आएगी या जीरो या पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप से प्रोसेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ में आया? डेल्टा जी मतलब मीन्स जीरो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्या होती है? सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। पॉजिटिव वैल्यू है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस का प्रोसेस का मतलब प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको यही तो बताता है कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी के साइन कन्वेंशन की बात करें, इसके बाद दोनों को कंबाइन करके बताएंगे प्रोसेस होगा या नहीं होगा। यही तो हमने बोला था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब ही कंप्लीट कर सकते हैं जब आपको एंट्रोपी के बारे में पता हो और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पता हो। ये दोनों टर्म के बारे में पता होगा, हम प्रोसेस को बता देंगे स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आई होंगी। नोट कीजिए, ये नोट कीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, एक डॉट पॉइंट बनाएंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बात करें तो हमने बोला था डेल्टा जी इक्वल हमारा हो जाएगा जीरो। इक्वेशन पूछ लेता है इसलिए मैं यहां पे करवा रहा हूं। हमारी इक्वेशन जो थी डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
ये इक्वेशन भूलना नहीं चाहिए। टोटल एनर्जी में से सर्वाइवल एनर्जी को माइनस कर दीजिए, जो बची हुई एनर्जी है वो हम यूज करेंगे, वही गिब्स फ्री एनर्जी है। सरल सा भाषा में बोल रहा हूँ, ये किताबी भाषा नहीं बोलता हूँ मैं। यहां से एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहां पर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यदि हम यहां पर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बात करें तो टी, इस टर्म को हम इधर लेके आते हैं और यहां पर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये इक्वेशन आप याद रखिए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछ सकता है, तब डेल्टा एच डिवाइड बाई डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, लिख लीजिए फिर से, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है ना। ये नोट कीजिए, ये डॉट पॉइंट नोट कीजिए। आगे बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो ये डॉट पॉइंट बनाइए और यहां पर लिखिए स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, यहां पर लिख लीजिए एनर्जी और रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी नॉट, यहां पर नॉट का यूज करेंगे। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए। एक तो ये आएगी डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू एन आर एल एन के सी। ये इक्विलिब्रियम जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तब आपको गिब्स फ्री स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी रिलेशन बिटवीन केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बारे में तब हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे तो साथ में ये मैंने फार्मूला ही लिखा दिया, याद रहे इसलिए। तो यहां पर ये लिख सकते हैं हेयर एल एन केस, ये केसी जो लिखा हुआ तो केसी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, तब हम आपको बताएंगे वहां पर ये इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में आएगी, ठीक है। बात करते हैं एक दूसरी इक्वेशन की, बात करें तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ई सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ये इक्वेशन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये वाली इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये ईएमएफ ऑफ सेल है, ईएमएफ ऑफ सेल, किसी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ, फैराडे कांस्टेंट है ये। एन मतलब ये है कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रोसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं, एन अभी लिखवाता हूं यहां पर मैं। तो ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करेंगे, ये हम इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में बात करेंगे चैप्टर में, सॉरी। यहां पर लिख लीजिए, ये नोट किया हो तो इसको हटाते हैं, यहां पर इस साइड में लिखते हैं क्योंकि वहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा इस वजह से। चलिए, हेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, f
फैराडे कांस्टेंट। ई नॉट मतलब ई सेल, यहां पर लिखवा देते हैं, लिख लीजिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ये नोट कर लीजिए। तो गिब्स फ्री एनर्जी में आप लोगों को ये जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, ये हम दोनों इक्वेशन ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इनका, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यहां पर आप लोगों को याद रखने की कोई जरूरत है तो वो पॉइंट है, हम अभी लिखवाते हैं, इसको हटाते हैं। यहां पर यदि कोई पॉइंट याद करना है गिब्स फ्री एनर्जी में तो दो पॉइंट याद करने की बात है। पहले एक तो ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, ये इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, यहां पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहां पर स्पॉन्टेनियस यहां नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, और यहां पर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये आपको बात समझ में आई। इसी तरह से हमने एंट्रोपी में भी साइन कन्वेंशन बताया था, वहां पर इसके अपोजिट था, वहां पर पॉजिटिव एंट्रोपी होगी, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव वैल्यू होगी तब हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, और नेगेटिव होगी तो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस था। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी में ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ये अगर भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब आपको फिर से समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बोल सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से हम बता सकते हैं कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। हम टेबल बनवाते हैं, उससे पहले डिस्कस करेंगे ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी रिएक्शंस आर टू टाइप्स। थर्मोकेमिस्ट्री नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो थर्मोकेमिस्ट्री है। थर्मोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब हम ये फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर साइन की जरूरत पड़ रही है, इस वजह से अभी हम इसको थोड़ा बेसिक तौर पे समझा देते हैं। ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी रिएक्शन आर टू टाइप, एंडोथर्मिक और दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में यहां पर मान लीजिए A प्लस बी कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा A और B बन रहा है। यहां पर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब यहां पर ये एरो इस तरह से लगाइए, एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। यहां पर एनर्जी हम दे रहे हैं, तो एनर्जी दे रहे हैं, ये जो एंथैल्पी का साइन आएगा इसको डेल्टा H, ये साइन आएगा पॉजिटिव का। यहां पर लिखिए, उधर ना लिखिए, यहां पर डेल्टा H की बात करें तो डेल्टा H आएगा पॉजिटिव। एनर्जी हम दे रहे हैं तो
पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहां पर किसी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी लगती है, वो अपने आप से नहीं होगा। ये प्रोसेस कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां पे लिख लीजिए, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, टेनियस, समझ गए? एक्जोथर्मिक में सी प्लस डी, कोई सी डी प्रोडक्ट बन रहा है और यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। प्रोसेस हमारा एक्जोथर्मिक है, रिएक्शन हमारी एक्जोथर्मिक है। यहां पर एनर्जी हमको देनी नहीं पड़ती, एनर्जी हमको ऑब्टेन होती है। तो डेल्टा एच का साइन की बात करें तो ये नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में होगा। और प्रोसेस जो होगा वो होगा, प्रोसेस की बात करें तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है वो उसके पास है, इतनी ज्यादा है कि एक्जोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस प्रोसेस में हमको एनर्जी थोड़ी ना देनी पड़ेगी, है ना। बात यहां पर खत्म नहीं होती है। बात करते हैं, इसको हम हटाते हैं यहां से, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर बात करें, एरो लगाएंगे, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर को लेके बात करेंगे, केवल एक फैक्टर को लेके समझ लेंगे, बाद बाकी हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, वहां पर फैक्टर की बात करेंगे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होती है? यहां पर देखिए, एनर्जी यहां पर हमको देनी पड़ रही है, तो टेम्परेचर के ये प्रोसेस हमारा एंडो थर्मिक होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। और यहां पर एनर्जी हमको ऑब्टेन हो रही है रिएक्शन से, तो यहां पर एक्जोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक प्रोसेस जो होगा वो इनवर्स में वैरी करेगा टेम्परेचर के। इतनी बात आपको पता होना चाहिए, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। यानी कि कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यदि हम वहां पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम प्रोसेस के फेवर में बात कर रहे हैं। और यदि कोई प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, वहां पर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब हम प्रोसेस के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। वहां पर हमको टेम्परेचर कम करना रहेगा, क्योंकि ये रिलेशन जो है वो इनवर्स का है। तो एंडोथर्मिक की बात आ जाएगी, तब आप बोल देंगे टेम्परेचर बनाएंगे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसके लिए फेवर करेगी। और एक्जोथर्मिक होगा, और अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि इसके पास खुद ही एनर्जी इतनी, आप एक्स्ट्रा क्यों देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी कंडीशन ऑफ द प्रोसेस। तो हेडिंग डाल लीजिए, यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जो हम टेबल बनवाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर हेडिंग डालेंगे, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड और नॉन स्पॉन्टेनिटी। फॉर
एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस, ठीक है। ये यहां से इस साइड में डेल्टा एच का साइन लिखेंगे, यहां पर डेल्टा एस का साइन लिखेंगे और यहां पर डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच। अभी ये इक्वेशन हमने बताई आप लोगों को, इसके साइन की बात करेंगे, समझेंगे थोड़ा। देखिए डेल्टा एच का साइन है निगेटिव, एंट्रोपी का साइन है पॉजिटिव। यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वहां पे देख लीजिए, ये अभी हमने बताया। यहां से डेल्टा एच का साइन निगेटिव है, मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन यहां से स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि एनर्जी क्या हो रही, रिलीज हो रही है। ये यहां पर साइन पॉजिटिव है, यहां पर ये साइन पॉजिटिव है, एंट्रोपी बढ़ रही है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इन दोनों के साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेल्टा जी का साइन यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो बाद में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहां पर क्या ये लिख सकते हैं, प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इतना समझ में आया, ठीक है। इस साइन को अपोजिट कर देते हैं, इसको पॉजिटिव और यहां पर इस थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको पॉजिटिव और यहां पर निगेटिव। यहां पर एंट्रोपी बेटा कम हो रही है, यहां पर एंट्रोपी बढ़ रही थी, यहां पर ये एक्सोथर्मिक थी प्रोसेस, यहां पर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पर डेफिनेटली डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। और अभी हमने आप लोगों को साइन कन्वेंशन सिखाया, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बताता है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस। समझ में आया। ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव यहां रखेंगे तब वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। अब यहां पर थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, डेल्टा यहां पर माइनस, इधर भी माइनस की बात कर लेते हैं। जब दोनों तरफ माइनस है, डेल्टा जी वैल्यू डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब याद रखने के लिए यहां से याद रखने के लिए, अब टेम्परेचर या तो यहां पर लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर, या इधर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर हाई हो सकता है, लो हो सकता है। इस प्रोसेस के लिए ये दो नेगेटिव साइन दिए हुए हैं। यहां पर समझने के लिए आपको अभी मैंने डेल्टा एच का साइन बताया था और टेम्परेचर से उसका रिलेशन बताया था। यहां पर इसकी कोई बात नहीं करेंगे, जब बात सेम साइन की आएगी तब हमेशा हम डेल्टा एच को ही फॉलो करेंगे। यहां से देखिए ये नेगेटिव साइन है बेटा, यहां पर ये नेगेटिव साइन का मतलब प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक है। जब यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहां पर बताइए हाई टेम्परेचर क्या फेवर करेगा, फेवर नहीं करेगा। तो हाई, इस कंडीशन में हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और लो प्रेशर पर हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्यों हो गया ये, आप लोग बताइए क्यों हो गया। लो प्रेशर पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ
और हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। डेल्टा एच साइन निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं रहता। एयर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो अनफेवरेबल कंडीशन होगी और प्रोसेस रुक जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर हमारे लिए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा और लो टेम्परेचर रखेंगे, कम करेंगे तो प्रोसेस हमारा अच्छा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। फेवर की बात कर रहे हैं। फोर्थ कंडीशन हो सकता है आप लोगों को नीचे ना दिखाई पड़े तो यहां पर लिख देते हैं, ये हटा देते हैं, हेडिंग आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फोर्थ कंडीशन की बात करें, इसको बना रहने दें, आप लोग कंटिन्यू नीचे लिखेंगे। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो डेल्टा एच पॉजिटिव, एंट्रोपी भी क्या है, पॉजिटिव। यहां डेल्टा जी की वैल्यू डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यहां से फिर से लो टेम्परेचर या हम हाई टेम्परेचर की बात करेंगे। सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, ये टेम्परेचर प्रेशर नहीं, टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। ये हमारा पॉजिटिव साइन, एच का पॉजिटिव साइन है, एस का पॉजिटिव साइन है। जब सेम साइन आ जाए डेल्टा एस और एच के, तब आपको एच के साइन पर ध्यान देना है। एच का साइन पॉजिटिव है मतलब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक प्रोसेस कराने के लिए हमको टेम्परेचर देना पड़ता है, एनर्जी उसमें खर्च होती है। तो जब एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एनर्जी खर्च होगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो हाई टेम्परेचर करेंगे ना जितना, उतना प्रोसेस तेजी में होगा। तो मतलब हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और लो टेम्परेचर पर, क्योंकि यहां पर तो वैसे भी एनर्जी जरूरत है, आप लो टेम्परेचर करें प्रोसेस रुक जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये टेबल जो हम बनवाए हमने, ये यहां पर स्पेस की दिक्कत थी, तो आप ये कंटिन्यू बिल्कुल यहां पर लिखिएगा। तो ये 4 कंडीशन थी, 4 कंडीशन थी जिसमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पता चलता है। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको ये बताता है कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप से होगा प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। आप ये साइन कन्वेंशन आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे बता सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पे तो मैंने जो शुरुआत की 2 कंडीशन थी, यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। एंट्रोपी बढ़ रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव वैल्यू आएगी जी की। और यहाँ पर फिर से समझ लीजिए एक बात, यहाँ पर ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पर एनर्जी लग रही है और ये एंट्रोपी भी कम हो रही है, प्रोसेस डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यहाँ पर जब सेम साइन आ जाएंगे, यहाँ भी निगेटिव इधर भी निगेटिव, या इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तब हम केवल डेल्टा एच के साइन को कंसीडर करके टेम्परेचर से रिलेशन निकाल लेंगे उसका। अभी मैंने बिल्कुल जस्ट 5-10 मिनट पहले आपको टेम्परेचर का रिलेशन ये डेल्टा एच के साइन से बताया। जो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। 1-2 लेक्चर इसके बचे हुए हैं अभी इसी चैप्टर में। इसके बाद हम बहुत डिटेल में इसको डेल्टा एच के साइन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। नेक्स्ट क्लास में शायद कार्नोट साइकिल बची हुई है और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बचा हुआ। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। आप क्लास को बार बार देखिए, आप नोट्स बनाइए,
आप नोट्स कहीं पढ़ रहे हैं तो नोट्स बने हुए हैं तो आप नोट्स लेके बैठिए, तब वीडियो देखिए। कोई पॉइंट ऐसा आता है जहां पे समझने नहीं समझ पा रहे तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।